बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी कभी भी मुस्तकिल नहीं होता। कल के दुश्मन आज के दोस्त, तो आज के दोस्त कल के दुश्मन। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही देख लीजिए, जहां ये दोनों जमातें एक दूसरे को तनकीद करती थीं, आज वही दोनों जमातें मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साथ खड़ी हैं। इसमें मुल्की मफाद भी हो सकता है, अवामी मफाद भी हो सकता है। APC हुई और APC का एलामिया 2018 के इलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाना था। अपोजिशन क्यों असेंबलियों से इस्तीफे नहीं दे रही? इसके अलावा नवंबर में गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके बाद सेनेट इलेक्शन। क्या वो अपोजिशन जो रोज़ बरोज़ मुतनाज़े होती जा रही है, सेनेट इलेक्शन से पहले अपने 26 अहदाफ पूरे कर पाएगी? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा पलवशा खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। पलवशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पलवशा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की राय ये है कि इस्तीफे जो हैं वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, जबकि JUIF की राय ये है कि इस्तीफे पहली ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर मौलाना की बात मान ली जाए, मौलाना अगर आपकी बात मान लें तो इस्तीफे देने में कितना अरसा लग जाएगा? बहुत शुक्रिया। पहले तो बसाद एहतराम आपने हमें पहले ही मुतनाज़ा कह दिया, तो अब मेरी बातें ज़ाहिर मुतनाज़ा ही होंगी। लेकिन बहरहाल देखिए, ये जाहिर है ये कोई बहुत सी मुख्तलिफ जमातें हैं और आपने जिन 3 जमातों का नाम लिया ये भी मुख्तलिफ हैं और हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर था उस APC में। मैं वहाँ थी, मैंने बहुत सी बातें सुनी, वो मैं शेख रशीद साहब की तरह डाइवर्ज नहीं कर सकती, लेकिन हर एक की अपनी राय थी और आखिर में जो डॉक्यूमेंट बना वो कई घंटों की बहस के बाद उसमें तमाम लोगों की इत्तफाक़ राय थी। लिहाजा जो आपके सामने है इस वक्त डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें मौलाना साहब की राय भी शामिल है, हमारी है, बाकी जमातों की है, सब सिग्नेटरीज जो है। अब इससे पीछे हटने का किसी के पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। ये हतमी फैसला है और मैं ये कह सकती हूँ बिला खौफ तरदीद कि अब ये सब ने अपनी कश्तियाँ जला दी हैं। इसके बाद इस जो हमने दस्तखत किए हैं, तो फिर इसके बाद या तख्त है या तख्ता है, इससे पीछे हटने का। और उसके अलावा एक इट्स नॉट जस्ट एन APC, इसके बाद आपने देखा एक अलायंस बना है। तो राना साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अलायंसेस की जो सियासत इस मुल्क में होती है उसके नतीजे में ज़रूर कोई ना कोई नतीजा निकलता है, चाहे वो PNA हो, ARD हो, MRD हो। तो वो तो बड़े बड़े आपके बुत थे, डिक्टेटर थे। ये हुकूमत तो मेरे ख्याल में उस जगह भी फिट हम इसको नहीं कर सकते, इनको डिक्टेटर भी नहीं। साहबा, चूँकि आपके जो 26 नकात हैं उसमें ये हुआ कहा गया कि जनवरी में इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर लॉन्ग मार्च और उसके बाद इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर गौर किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। अब जनवरी के बाद मार्च में इलेक्शन है सेनेट के। एक तो बता दें, क्या ये सेनेट के इलेक्शन से पहले आप ये तमाम अपना जो आपका जो प्रोग्राम है उसे मुकम्मल कर लेंगे? और दूसरा, अगर इसी दौरान में जब आपकी तहरीक चल रही होती है तो बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो फिर क्या ये इत्तेहाद जो है बल्दियाती इलेक्शन में भी जाएगा या उसका भी बाइकाट करेगा? राना साहब, बॉयकॉट आपको पता है एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है इंतखाबात का और उसके बाद एक बड़ा सबक सीखा है, और वो ज़ियाउल हक के ज़माने में वो गलती तो मैं आपको ये कह सकती हूँ बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि क्या हम इकट्ठे करेंगे या हम अलग होंगे एक दूसरे से इत्तेहाद में। तो ये अब देखिए उस वक़्त की बात है, ये अब बैठेंगे, एक रहबर कमेटी है और उस रहबर कमेटी और बाकी जमातें फैसला करेंगी। लेकिन यस, सेनेट के इंतखाबात एक बहुत बड़ा मरहला है और हम समझते हैं कि उससे पहले हुकूमत को चलता करना जो है बहुत ज़रूरी है। आज भी आप देखिए कि इन हालात में जब एक मुल्क भर में इर्ताश है और एजुटेशन की फ़िज़ा है, अगर आपको कोई गुम नज़र आ रहा है इस तमाम ये जो हो रहा है इस तमाम सीन से, तो वो वज़ीर आज़म साहब है। आपको वो कहीं नज़र नहीं आ रही। मतलब इस कदर इर्रेलेवेंट उन्होंने अपने आप को कर लिया है, वो हो चुके हैं कि इस वक्त वो कहीं इस लड़ाई में है ही नहीं किसी फरीक के तौर। जब अपोजिशन ये सोचती है कि हर हदफ में
मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है तो फिर कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया जाता? तहरीक अदम एतमाद भी अगर लाते हैं तो क्या उसका नतीजा सेनेट में जो हुआ या पार्लियामेंट में जो नए कानून पास हुए उस जैसा नहीं होगा? इसकी क्या श्योरिटी होगी? इस्तीफे अगर दिए जाते हैं तो उस पर मुत्तफिक कौन होगा? क्योंकि अब तक की जो राय सामने आई है, यानी हम अगर तासुर देख लें तो उसमें हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तीफे देने के मूड में है। मैंने आपसे कहा मूड चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब हमने साइन कर लिए डॉक्यूमेंट पे तो मूड फिर हमें घर रखने पड़ेंगे और फिर वही होगा कि जो एक हम दस्तावेज पे दस्तखत कर चुके हैं, एक फैसला है मुत्तफिक का, उसी पे अमल होगा। कोशिश और एक जमहूरी एहतजाज जो है, हमें इस बात की तवक्को है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त यही चाहते हैं। आज आप देखिए कि जो अदवायात की कीमत में इजाफा हुआ है, 94 है कि 95 है कि 100 है। मुझे बताइए ऐसे माहौल में जो हुकूमत ये करे उसकी अक्ल पे मातम ही किया जा सकता है। और आप ये देख लीजिए कि एपीसी की कामयाबी, मैं समझती हूँ कि एपीसी की सबसे पहली कामयाबी के जो एक कहते रहे कि हम कोई तकरीर नहीं चलने देंगे, इस मुल्क के अवाम के घरों तक एक एक तकरीर पहुंची। ये पैमरा को आवाजें देते रहे, ये पैमरा को सिर्फ एक तकरीर नहीं पहुंची, एक तकरीर नहीं पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान उसका गिला तो उन्होंने ऑन द टेबल रिकॉर्ड करवाया। हमने उनको जो है वो लिंक दिया था। बहरहाल ये छोटी बात है, इसको छोड़ें। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि इनका जो है अपना जिस हुकूमत का दायरा इख्तियार बहादुर शाह जफर की तरह लाल किले से उसका बाहर नहीं था और इनका सीडीए की हदूद से बाहर नहीं। और अब आप देखिए राना साहब कि इन तमाम हालात में जो कल से हम देख रहे हैं, जो मुल्क की कौमी सिक्योरिटी का, सलामती का एक तमाशा बनाया हुआ इनके वज़रा ने, खासतौर पर शेख रशीद अहमद साहब ने। आप बताइए, आपको कोई वज़ीर आज़म नजर आ रहे हैं? अभी 2 दिन पहले मैंने एक बयान पढ़ा था कि जी वज़रा फजूल बातें ना करें, तो मैं यही सोच रही थी इसका मतलब तो ये सब म्यूट हो जाएंगे अगर फजूल बातें ना करें। लेकिन आप एक अंदाजा लगाइए कि किसके के ये वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के कहने में नहीं, या वो वज़ीर आज़म की इमा पे ऐसा कर रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात की है कि हमें इस बात का कभी यकीन है कि शेख रशीद अहमद साहब जो कुछ कर रहे हैं वो कौमी सलामती को एक ऐसे हसासियत वाले मामले पे, गिलगित बल्तिस्तान जो कि कश्मीर से जुड़ा है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो बातें जो कहीं नहीं कही जानी चाहिए थी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को इन्होंने वायलेट किया। इन्होंने अपने हल्फ की जो आपको पता है कि फेडरल मिनिस्टर का हल्फ के अगर आप निकाल लें तो उससे इन्होंने गद्दारी की। और इस वक्त वो मामलात जो कि मुल्क के सिक्योरिटी इदारे और मुल्क के जो लीडरान हैं पार्लियामेंट के, उनके साथ बीच में रहने चाहिए थे, इन्होंने उसको ज़बान ज़दे आम कर दिया। बिलावल से प्यार करता हूँ, बिलावल मेरा प्यारा है, पूछिए कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। ये आज शेख रशीद साहब ने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्फाज कहे थे। देखिए, मैं लच्चर गुफ्तगू पे तो कोई आपको तबसरा नहीं दे सकती, और मुझे ये अफसोस है कि एक शख्स जो मौत को इतनी करीब से, भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं मौत को करीब से हाथ लगा के आया हूँ, उसके बावजूद उस पर कोई असर ना हो, तो वो एक अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल ये मुझे ये बताइए, ये किसके कहने पे हो रहा है सब कुछ? कौन कितनी दफा आर्मी चीफ से मिला, कौन कितनी दफा ISI चीफ से मिला? ये शेख रशीद साहब किसके तर्जुमानी कर रहे हैं और किसके कहने पे? हमने इसका बिल्कुल जी, देखें, एक तो पहली बात है, मैं खुद इस चीज़ का हूँ कि आर्मी चीफ हमारे मुल्क के आर्मी चीफ हैं, उनसे मिलना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मुल्क की सालमियत के लिए सारी सियासी जमातों का एक जगह पे होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। सियासत की नज़र बहुत सी चीज़ें हो रही। अच्छा, ये बता दें, अभी आपने कहा कि आपने एक चार्टर ऑफ कमांड जो है उसको साइन किया, एक जो आपकी तमाम चीज़ें जो हैं कि किस तरीके से चलना है, वो एक दस्तखत हो गए हैं, अब इससे हट नहीं सकता। इससे पहले भी 2 मुआहदे हुए, एक लंदन में हुआ, एक मरी के अंदर हुआ, तो उन दोनों के मुआहदों के बाद भी फौरी तौर पर वही मुआहदा करने वाले आपस में एक दूसरे के दस्तो गिरबान भी थे, एक दूसरे के सियासी मुखालफ भी थे। तो आप समझती हैं कि इस दफ़ा जो है मंजिल तक पहुँच जाएंगे? उस वक़्त ये हालात नहीं थे, उस वक़्त ये नया जो है ना स्काई लैब हम पे नहीं गिरा था, और उस वक्त अलायंस कोई नहीं बना था। उस वक्त जब आप मरी की बात करें, गालिबन जब हमारी हुकूमत थी, वो मुख्तलिफ मामलात थे, लेकिन उन हालात में भी जो है वो हुकूमत ने वक्त पूरा किया। लेकिन अब एक अलायंस बन चुका है, और इस वक्त जो मामलात हैं, और उस वक्त इस तरह की जो है अकाउंटेबिलिटी
और इस तरह लोगों के हाथ बाजू मरोड़ने और मुखालफिन को दबाने की कोई ऐसी हरकत नहीं हुई थी। आप लोगों पर कोई कदगन नहीं थी। आप ये याद कीजिए, जो पीपल्स पार्टी ने मीडिया फेस किया, मैं समझती हूँ उसका 10% भी अभी इमरान साहब नहीं फेस करे। और लोगों को दबाना, मैं आपको कहती एपीसी की पहली कामयाबी मेरी नजर में कि जो कदगन थी, घुटन का एक माहौल था, वो फजा टूटी है। दूसरी बात यह है कि हम इस वक्त जानना चाहते हैं कि क्या मुल्क ऑटो पायलट पे लगा हुआ है? मुल्क किसके, आप मुझे एक, आपने बात की कि मिलना चाहिए। देखिए, हमने कौमी सलामती पे बात करी तो हम रॉ के चीफ से तो नहीं मिलेंगे या हम इंडियन आर्मी चीफ से तो नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है, बिल्कुल एक और बात राना साहब, आई थिंक यू विल वाउच फॉर इट, कि इस वक्त इमरान खान साहब बिल्कुल जो है पहले दिन से एसोसिएट नहीं करना चाहते थे ऑपोजिशन से। उन्होंने हर पेशकश ठुकराई। उस माहौल में एक लिंकेज जो था, ये इदारों ने वर्किंग रिलेशनशिप के लिए बीच में रखा हुआ था। अब इस वक्त क्या हुआ है, अब देखिए वो लिंकेज जो है, ये शेख रशीद और इनके हवारी जो गेट नंबर 3 या 4 कहाँ खड़े होते हैं, वहां उनके मुलाजिम हैं, ये उसको तोड़ रहे हैं। न सिर्फ है कि उसको तोड़ चुके हैं, बल्कि ये हर इदारा, हर पार्लियामेंट अपनी जगह खड़ी है, ऑपोजिशन अपनी जगह अलग हो गई है, और इदारे बीच में से जो एक आखिरी सवाल ये कि बिलावल साहब ने दूसरी मुलाकात की एपीसी के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से। वो मुलाकात खिताब के हवाले से, मुतमईन करने के हवाले से थी या आइंदा की स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए? सॉरी, आप दोबारा कहिएगा। बात यह है कि एपीसी के बाद अगले दिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो क्या वो मुलाकात खिताब के हवाले से मुतमईन करने के लिए थी या फिर आइंदा की स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए? नहीं जी, ऐसी कोई आपस में मुखासमत नहीं है। वो आइंदा की स्ट्रेटजी के मुतालिक ही थी, और अब तो जाहिर है आपस में साथ चलना है। और मौलाना साहब ने भी ऐलान कर दिया है और सब ने कर दिया, अब तबले जंग बच चुका है, अब जिसको उठाना है उठा लें। मंडे को शायद शहबाज शरीफ को उठा लें, जरदारी साहब के 4 मुकदमों में उनको इंडाइट करें, कोई पता नहीं, उनको उठा लें, अब जो मर्जी कर लें। अब फिर या तख्ता है फैसला, फिर मुल्क अब ट्विटर पे और फेसबुक पे और ये टॉक शोज और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होना, अब फैसला इस मुल्क के गली मोहल्लों में और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे होना। अच्छा, ये बता दें कि पहला जलसा, पहली रैली, पहला जुलूस जो भी आपने करना है, किस सूबे से, किस शहर से करने पर इत्तेफाक हुआ है, या किस राय, आपकी राय क्या है, कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए, अभी इस पे इत्तेफाक तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल में डिस्कशन शायद शुरू हुई हो, लेकिन मेरा अंदाजा है कि पंजाब ही होगा जी। पंजाब ही होगा, सही। यानी तबले जंग बच चुका है, अब तख्ता होगा या तख्त होगा, कश्तियां जलाई जा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया पलवे साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एपीसी तो हो गई है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी बाकी हैं। दीगर इशूज़ पर जो एपीसी ही से रिलेटेड हैं, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एपीसी तो हो चुकी है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी बाकी हैं। रोज़ बरोज़ एक नई खबर आती है। शेख साहब ने पिंडोरा बॉक्स खोला हुआ है। हर रोज़ एक नई पेशीन गोई छोड़ते हैं और उसकी इब्तदाई तौर पर तो तरदीद आती है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसकी तस्दीक भी हो जाती है। और आज एक नई उन्होंने पेशीन गोई भी की है। उसमें कितनी सदाकत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आइंदा मूव क्या होगा, एपीसी में किरदार क्या होगा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हिदायत क्या जारी की हैं, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, एपीसी तो हो गई, उसके बाद फिर बात उठी, मुलाकातों की तरदीद हुई, फिर तस्दीक भी हो गई, अब एक नई खबर आई, उसकी भी पहले तरदीद हुई, फिर तस्दीक हो गई। तो क्या मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की थी, इसका इल्म मरीम नवाज साहिबा या मियाँ नवाज शरीफ साहब को पहले से नहीं था? देखें, मैं तो उसका प्रीवी नहीं हूँ, लेकिन ज़ुबैर साहब ने ये बताया कि उनको इल्म नहीं था और मुलाकात के बाद उन्होंने बताया। और ये मुलाकात कोई पॉलिटिकल मीटिंग तो थी नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे 40 इयर्स पुराने इनसे ताल्लुकात हैं या मिलना जुलना है। और असद उमर की बेटी की शादी पे मुलाकात हुई थी, तो उस वक़्त मेरे ख़्याल में उन्होंने ये तय हुआ कि मैं इस्लामाबाद में आऊँगा, तो चीफ वाज वेरी काइंड, उन्होंने टाइम दिया, वो मिल लिया उन्होंने। देखिए, मसला ये है कि आर्मी चीफ को या सर्विस चीफ को
या किसी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर को मिलना जो है ये कोई गुनाह तो है नहीं। हम एक सोशल उसमें रहते हैं और हम पार्लियामेंटेरियंस भी मिलते भी हैं और ब्रीफिंग्स भी लेते हैं। मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को और नेशनल असेंबली की कमेटी जो डिफेंस की है उसको लेके GHQ गया था। हम एयर हेडक्वार्टर में एयर चीफ से इंटरेक्शन करते रहे। हम जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं हमारे जनरल ज़ुबैर साहब के ऑफिस में गए, वहाँ मीटिंग्स हुई किया। तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ज़ुबैर एडमिट किया है, उसने कोई डिनाई नहीं किया, वो मिला था और ये अच्छी बात है और मुलाकातें होती रहती हैं। बहुत अच्छी बात आपने की जनरल साहब के, बहुत अच्छी बात की आपने कि मुलाकातें होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हमने अपने मुल्क के आर्मी चीफ से नहीं मिलना तो किससे मिलना है। तो फिर आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें आपने वो ट्वीट के अल्फाज सुने होंगे, तो मुझे बताएं क्या आपकी राय में मुलाकातें होनी चाहिए? आपकी राय में मिलना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, हम भी ये कहते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की राय में तो फिर नहीं मिलना चाहिए। आज का जो उनका ट्वीट है वो तो बड़ा, अभी चंद दिन पहले जो आया है वो बड़ा सख्त सा ट्वीट है। देखिए मैंने ट्वीट ऑनेस्टली नहीं देखा, चूंकि मैं आपको बता देता हूँ। उनका ट्वीट ये है कि आज के बाद कोई मुस्लिम लीग नून का अरकान असम्बली, सेनेटर, पार्लियामेंट का रुकन, कोई मुस्लिम लीगी ज़िम्मेदार जो है ना किसी अस्करी क़यादत ना किसी खुफिया एजेंसी के किसी भी ज़िम्मेदार से मुलाकात नहीं करेगा। अगर किसी को कौमी सलामती के मामले में जाना होगा पहले बता के अलानिया उसके बाद जाएगा। ये जी मियां साहब का है। मुझे बताएं ये क्या इतना सख्त बात ये है कि ये जो कौमी सलामती के इश्यूज के ऊपर तो मुलाकातें तब भी होती हैं जब रूल्स और आईनी जो पोजीशन है वो अलाउ करती है और उसके ऊपर ब्रीफिंग्स भी होती हैं। GHQ में जाके वो उनके अपने मैप्स वगैरह हैं, वहाँ उनके पास ट्रेनिंग एड होती हैं। एयर हेडक्वार्टर में जाते हैं, वहाँ उनका पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिस पे वो ब्रीफ करते हैं। तो ये तो मतलब है होता रहता है। बाकी मियां साहब की बात इस हद तक ठीक है कि आप किसी पॉलिटिकल इशू को लेके तो देयर इज नो क्वेश्चन, या कोई पॉलिटिकल इशू डिस्कस करने के लिए ये लफ्ज़ नहीं लिखा उन्होंने पॉलिटिकल इशू, ये लफ्ज़ उन्होंने अपने ट्वीट में नहीं लिखा। उन्होंने मुकम्मल तौर पे कहा, देखें मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ जनरल साहब, जो उनका ट्वीट है मैं आपको हर्फ ब हर्फ पढ़ के सुनाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में किसी जगह नहीं लिखा पॉलिटिकल। मकसद ये है कि आप उनसे क्लैरिफाई करें तो आई एम श्योर। देखिए हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारी एसोसिएशन है, पॉलिटिक्स के अंदर भी, बिजनेस में भी, आर्म फोर्सेस के शादियां हैं, गमियां हैं, आप जनाजों पे जाते हैं, आप वेडिंग्स पे जाते हैं, आप बहुत सी जगहों के ऊपर आप इकट्ठे होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि उनकी स्पिरिट ये है, उनको भी इस चीज़ का पता है और आई एम श्योर कि ये जो एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल किसी के साथ आपको आदमी नहीं मिलना नहीं है, ये तो बात नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस कौम की खोख से पैदा हुई है और आर्म्ड फोर्सेस जो है वो हमारे दिल के करीब है और इंस्टीट्यूशन की जितनी रिस्पेक्ट हम करते हैं उससे ज़्यादा मियाँ साहब करते हैं। और मियाँ साहब ने आर्म्ड फोर्सेस की अपनी भी अभी भी स्पीच में ये कहा कि हम इनको बेहतर मशीन बनाएंगे, हमने इनको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दी है। तो आई डोंट थिंक सो कि एनी जी होश इंसान मुल्क के अंदर रह के और इतने बड़े ओहदे के ऊपर हो के तो वो ये कह सकता है कि हमारा कोई बाइकाट किसी इंस्टीट्यूशन से करेंगे। जनरल साहब आप भी एस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता रहे, अहम ओहदे पर रहे हैं, तो एक सियासी जमात जो जिसके सरबरा अपनी तकारीर में एस्टेब्लिशमेंट को हदफे तनकीद बनाएं, फिर इस तरह की ट्वीट्स करें, तो आम आदमी के जहन में तो ये बात आती है ना कि बात किसके अगेंस्ट की जा रही है, ये हमारे खिलाफ है या फौज हमारे खिलाफ है? या देखें, ये हर बंदे की अपनी अपनी इख्तरा है और वो अपने अपने रिजल्ट्स पे पहुंचता है। हम ये समझते हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्शन अपने तौर पे जो वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, वो उनके गिले शिकवे अदलिया के साथ हैं। बिकॉज अदालत ने ही उनको उधर से डिपोज किया, अदालत ने उनकी प्रेसिडेंशियल शिप हटाई, अदालतों के अंदर ही वो तकरीबन 1 महीने में 100 से ज़्यादा या 2 महीनों में पेशियाँ करते रहे और उनके खिलाफ फैसले आए, फिर वो जो जज चला गया। तो मकसद ये है कि आप इसकी जितनी हेयर स्प्लिटिंग करें वो आप कर सकते हैं, बट द नेट रिजल्ट इज़ कि पाकिस्तान की सारी जमातें, सारे तबका फ़िक्र के लोग अपनी आर्म्ड फोर्सेस से मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी पार्टियों के पास फॉलोइंग करोड़ की होगी, 1.5 करोड़ की होगी,
अफवाज पाकिस्तान की फॉलोइंग भी तकरीबन 20 करोड़ लोगों की है, और इसी तरह है ये मैं जनरल साहब आपकी बात को आगे लेके जाता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर और उसके अगले दिन मरियम नवाज साहबा का बयान जो है, अगर आपने सुना है दोनों चीज़ें, तो ज़रा उसमें हमें, ताकि कौम जानना चाहती है, आपके ज़रिए जानना चाहती है। पहली तकरीर जो थी उसमें उन्होंने सिर्फ़ तनकीद का निशाना एस्टेब्लिशमेंट को बनाया जो एपीसी में की। उसमें मुझे किसी एक जगह बता दें जहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है कि फ़लाँ फैसले से मुझे नुकसान किया गया यहाँ, उसमें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बनाया। और मरियम साहबा ने भी अगले दिन एस्टेब्लिशमेंट को बनाया। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पाक फ़ौज से सारी दुनिया, पाकिस्तान में सबसे बड़ी कुव्वत ही पाक फ़ौज है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मियाँ साहब एक कौम के लीडर हैं, लोगों ने, अवाम ने उनको फॉलो करना है, तो जब वो जो बयान देंगे तो फिर तो लोग उसी को समझेंगे ना। नहीं, देखें मेरे भाई, बात यह है कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इट्स अ वाइड टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर सारे ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। जनरल साहब, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि हम एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए सेफ साइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हदफ एक ही इंस्टीट्यूट को बनाया जाता है। देखिए जनरल साहब, अगर आपके टॉक शो में आप ये बात करेंगे तो फिर हम सबको हंसी तो आएगी कि आप भी जो सब समझते हैं। कौन से चले, कोई एक ब्यूरोक्रेट बता दे जिस ब्यूरोक्रेट की वजह से मियां साहब गए जी। कोई एक ब्यूरोक्रेट ये कब होता है ना। देखिए, बात जब जहां तक उन्होंने बात की, हमें उस तक ही लेना चाहिए। आगे जब हम कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं तो वो फिर हर बंदे की अपनी सोच के मुताबिक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने तौर पे यही कहा, बुनियादी तौर पे ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की उन्होंने बात की कि अपने अपने दायरे में रह के अदलिया, मुकन्ना, एग्जेक्टिव वो अपना अपना काम करे। उसी स्पिरिट की ये बात हुई है। और अगले दिन जो मरियम कह रही थी, एक्चुअली प्रिसाइजली वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की तरफ से भी जो DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा कि चीफ आर्मी स्टाफ ने यही कहा कि सियासत के मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो, और अगर इशू केसेस का है तो वो अदलिया के पास हो। और ये एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन है, इसको आप समझते हैं ना। DGISPR ने दुरुस्त कहा, DGISPR तर्जमान है, इसी तरह है ना। तो फिर मुझे जब DGISPR ये खुद कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से ये बात करने आए, तो फिर पहली मुलाकात के बाद तो जाके ज़ुबैर साहब ने बता दिया, फिर दूसरी मुलाकात के बाद भी जाके बताया। तो पहली मुलाकात के बाद मरियम साहब ने उसे पाबंद क्यों नहीं किया कि आपने हमारी रियायत के लिए कुछ सियासी बात करने के लिए नहीं जाना? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना, चूंकि मुझे तो नहीं पता वो मिले कब और गए कब। मैं तो सिर्फ हम उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट लफ्ज़ में ब्यूरोक्रेसी को मुखातिब किया जाता है, उम्मीद करते हैं कि इस निज़ाम को ही मुखातिब किया जाता हो। हमारे लिए हमारी सियासी जमातें भी हमारे माथे का झूमर है, क्योंकि अपना दूसरा नतीजा अखज़ कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की टर्म जो है ये एक वाइड टर्म है जिसके अंदर सारे अदारे आ जाते हैं। तो जब उन्होंने यहाँ तक ही कहा तो आगे आप नतीजा निकाल के तो आप उसको वहां तक हम नतीजा ही नहीं निकालते, हम खुला छोड़ देते हैं सेनेटर साहब के उन्होंने अगर किसी को बात की है तो निज़ाम की बेहतरी के लिए बात की है। वापस आ जाते हैं एपीसी के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन पहला ऑप्शन होना चाहिए या फिर आखिरी ऑप्शन होना चाहिए? शेख रशीद साहब आज कहते हैं कि अपोजिशन दे इस्तीफा, हम नए इंतखाबात करवाते हैं। या देखें, मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता। अगर मेरा ज़ाती ख्याल पूछें तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर हुकूमत को अपना वक़्त पूरा करना चाहिए ताकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो और मुल्क आगे चले। हमें हमारा मतमे नज़र रियासत को मजबूत करना, आइन को की पासदारी करना, जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत करना है। पार्टियों से ऊपर उठ के हमें सोचना होगा। हमारी अगर पैटी सोच होगी, हर बंदा पार्टी के उस लेवल पे सोचेगा तो मसाइल वो नहीं होंगे। अभी मैं ये नहीं कहता, देखें अगर हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो होगी और मुल्क पीछे जा रहा होगा तो अपोजिशन भी इक्वली इलेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनको अवाम ने अपनी मैंडेट दी है। तो उनका ये राइट बनता है कि वो हुकूमत को मजबूर करे कि आप मुस्ताफ़ी हो जाए या नो कॉन्फिडेंस करे
या फिर उनको मजबूर करे, प्रेशराइज करे। बहुत अच्छी बात की है सेनेटर साहब आपने, और उम्मीद करते हैं कि बाकी भी तमाम सियासी रहनुमाओं की सोच यही हो कि कोई भी फैसला करना है तो वो अपनी पार्टी के मफाद को देखते हुए नहीं करना चाहिए, मुल्की और अवामी मफाद को देखते हुए करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर जैन अब्दुल कयूम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुलाकातों की बात करते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का नाम सामने आया, शेख रशीद साहब ने सबसे पहले बात की थी, नाम तो वो सामने नहीं लेके आए थे। तो अगर शेख साहब को इन मुलाकातों का इल्म है तो यकीनन फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी इन मुलाकातों का इल्म होगा, तो वो क्या राय रखते हैं इन मुलाकातों पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो बातें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि अगर आपका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के वो अदारे हैं, अपोजिशन के साथ भी उनकी मुलाकातें होती हैं, हुकूमत के साथ भी होती हैं, होनी चाहिए। पूरी दुनिया में ये एक मरवजा असूल है कि वो आपको जो डिफेंस से रिलेटेड नीड्स होती हैं उसके ऊपर गाइडलाइंस, उसके ऊपर पूरी ओरिएंटेशन वो आपको प्रोवाइड करती हैं, ताकि पूरी नेशनल लीडरशिप जो है वो एक फैसला साजी इकट्ठे, आपकी सिविलियन लीडरशिप, अस्करी लीडरशिप इकट्ठे वो फैसले करें। इसमें तो कोई मजायका नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो हमारी पाकिस्तान की सिचुएशन है जिसमें कई पार्टियां, इसमें से फौज की पैदावार हैं और कई पार्टियां जो है वो अपनी ब्लैकमेलिंग करती हैं एनआरओ लेने के लिए, और वो जब पार्लियामेंट में आते हैं तो वो हमारे रियासती इदारों के ऊपर तबर्रा कसते हैं, उनको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के जो लोग हैं उनके जो ख्यालात हैं वही वो फरमाते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब की जो रीसेंट जो तकरीर है वो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर पॉपुलर हुई, सबसे ज्यादा इंडिया, हुसैन हक्कानी ग्रुप, इन लोगों ने उस तकरीर के ऊपर सबसे ज्यादा तालियां बजाई, सबसे ज्यादा खुशी के शादियाने वहां बजे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने वही जुबान बोली जो इंडिया बोल रहा है, जो हुसैन हक्कानी ग्रुप बोल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तरफ ये लोग ये करते हैं और दूसरी तरफ ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने हमेशा से, आज सिर्फ नहीं, हमेशा से पांव पड़ के वहां पर जाकर ये एनआरओज मांगने की कोशिश करते हैं, या जो उस टाइम की मौजूदा गवर्नमेंट होती है उनके दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फर्क डालने की कोशिश करते हैं ताकि ये अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच सके। तो इसलिए ये जिस तरह की मुलाकातें करना चाहते हैं, ये जैसी जुबैर साहब की मुलाकातें हुई हैं, ये बुनियादी तौर पर वो एनआरओ मांगने की एक कोशिश है। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि जो मौजूदा सिविलियन लीडरशिप है इमरान खान साहब की क़यादत में और मिलिट्री लीडरशिप जो जनरल बाजवा की क़यादत में, वो पैटी इश्यूज में नहीं पड़ते, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, लार्जर जो पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लार्जर इंटरेस्ट के फैसले कर रहे हैं, इनके एनआरओ के फैसले नहीं कर रहे वो। और एहतसाब के ऊपर दोनों तरफ से बड़ा क्लियर है कि जिसने गाजरें खाई हैं उसके पेट में दर्द होगी। शहबाज गिल साहब, अभी हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की रहनुमा पुलुशा ने कहा कि हम हर सूरत में जो है सेनेट इलेक्शन से पहले इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। यानी लगता यह है कि हुकूमत पर इल्ज़ाम और कोई नहीं, वो डर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मजबूत हो जाएगी। तो आज तो उन्होंने कह दिया है कि हर हाल में सेनेट इलेक्शन से पहले हम आखिरी पत्ता खेलेंगे। देखिए, ये उनकी ख्वाहिश है और उनकी ख्वाहिश तो ये पहले दिन से है कि हुकूमत एक दिन ना चले। इनकी ख्वाहिशों के जैसे देखें, जो गिद्दें होती हैं ना, वो हर चलते फिरते इंसान के बारे में समझती हैं, जानवर के बारे में, किसी भी चीज के, ये मरे गिरे, इसकी लाश को हम फिर खाएं। तो ये तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है ना। अल्लाह की जात ने तो जिस चीज को जितनी जिंदगी दी है वो तो अल्लाह की जात ने देनी है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये तो अब अल्लाह की जात ने फैसला करना है कि इस हुकूमत ने कितनी देर इक़्तिदार में रहना है। ये अल्लाह की जात के फैसले हैं कि कब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस कौम को लीड करना है। और अल्लाह के फजल से जब से वो लीड कर रहे हैं, कौम की जो इज्जत है उसमें भी इजाफा हो रहा है, कौम की इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, लूट मार किसी किस्म की नहीं हो रही आपके सामने। और आज ही हमने एक और नंबर इशू किए हैं कि जो लाहौर मेट्रो बस का प्रोजेक्ट था, कल कोई सीना ठोक के कह रहा था मैंने करप्शन की हो, एक पहले की तो बताएं, आज बताया है अरबों रुपए की करप्शन की गई है। उसमें जो आज नंबर मैंने ही वो बताए हैं
वो नंबर्स ये हैं कि जो अब नया आपका एग्रीमेंट हुआ है वो 304 रुपए फी किलोमीटर में हुआ है। जो 7 साल पहले इन्होंने एग्रीमेंट किया था वो 364 रुपए फी किलोमीटर किया है। और अगर उस वक्त और आज के डॉलर के पैरिटी को कैलकुलेट किया जाए तो उस टाइम वो 3.68 डॉलर में फी किलोमीटर हुआ, और आज वही मुआवजा 1.83 डॉलर फी किलोमीटर में हुआ। जिसका मतलब ये कि जो असल लागत थी 1.83 डॉलर फी किलोमीटर, उससे भी ज्यादा 1.85 डॉलर फी किलोमीटर अपनी जेब में डाले गए हैं। तो ये तो इनकी हालत है कि ये असल कीमत से 100% से भी ज्यादा 1 रुपए की चीज पे भी 2 रुपए का एग्रीमेंट करके बाकी 1 रुपया जेब में डाल के ले गए। तो जहां 10 अरब लगा असल में वो 5 अरब का मंसूबा है, 5 अरब ये जेब में डाल के ले गए। ये तो इनकी हालत है। तो बुनियादी तौर पर ना आज करप्शन हो रही है, मुल्क की इज्जत में इजाफा हो रहा है। जिस इकोनॉमी को ये बैंक करप्ट करके गए थे उसको बेहतर कर रहे हैं। आलमी जो बरादरी है उसमें पाकिस्तान इज्जत और तकरीम अल्लाह के फजल से इजाफा हो रहा है। अफगान पीस अमल हो रहा है, हमारा सीपैक आगे बढ़ रहा है। तो हर जगह के ऊपर हुकूमत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये अब गिद्धों की ख्वाहिशों के ऊपर तो कुछ नहीं होना। अच्छा शहबाज साहब, आज एक ट्वीट की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जिसमें उन्होंने बड़ा सख्ती से पाबंदी लगा दी है। बल्कि ये ट्वीट तो मैं कहूँगा मियां शहबाज शरीफ पे खुद का शमला किया है कि उन्होंने पाबंदी लगा दिया है कि आज के बाद उनके पार्लियामेंटेरियन में से कोई शख्स भी जो है वो किसी भी अस्करी की आदत से, किसी खुफिया अदारे के अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं करेगा। तो हमें तो समझ नहीं आ रही उस ट्वीट को देख के, क्या हमारे अदारे हमारे नहीं हैं? देखिए, कुछ गलतियां कौमी गलतियां होती हैं। नवाज शरीफ एक कौमी गलती है। मैं ये सख्त बात इसलिए कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ भी और अल्ताफ हुसैन भी दोनों एक कौमी गलतियां हैं हमारी। हमें एज अ कौम सबको इकट्ठे, हमारे अस्करी इदारे भी, हम भी, हमारी कौम भी जिन्होंने वोट दिया, हम सबको इकट्ठे बैठ के इस पे सोचना पड़ना है कि ये इतनी भयानक गलतियां दोनों हमसे कैसे हो गई। तो अब उसकी जो हमने गलती की है उसकी हजीमत हमें एज अ कौम देना पड़ती है। जब भी ये बदकिस्मती से कोई बयान देते हैं और तो ये कौम के लिए रुसवाई का बायस बनते हैं। अल्लाह इनको हदायत दे, दोनों को हैं तो ये हदायत से मुबर्रा, लेकिन अल्लाह इनको हदायत दे कि अपने रियासती इदारों के बारे में किस तरह की बातें कहाँ बैठ के करते हैं। अगर इतना दम है और इतने आप लीडर हैं तो यहाँ से झूठ बोल के गीदड़ की तरह भागे क्यों हैं आप यहाँ मैदान? गिल साहब, एक आखिरी सवाल। कल अक़वाम मुत्तहिदा में प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी है, तो कल के खिताब के नुकात क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर, देखिए वो तो जब स्पीच होगी तभी आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह बहुत खुल के पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर नैरेटिव देंगे। जो पहले यहाँ गुंगी और बहरी हुकूमत थी, जब कुलभूषण का नाम आता था, इंडिया का नाम आता था, कश्मीर का नाम आता था, जिनके मुंह में कुकरे पड़ जाते थे, अब वो वाली हुकूमत नहीं बैठी। अब सन ऑफ सॉइल बैठा हुआ है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। अब जो इस मुल्क की शान है वो दबा के बबांगे दोहल पूरी तरह से पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। कश्मीर के मुकदमे को दोबारा बबांगे दोहल पूरी कुव्वत के साथ उजागर करेंगे। उसके साथ साथ इंशाल्लाह वो जो उनके बहुत ही लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें गरीब परवरी है, गरीब को वो ऊपर उठाना चाहते हैं इंशाल्लाह, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम है और इस तरह की जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर अपनी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि वो मुस्लिम उम्मा के इत्तेफाक की और ये जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है इसके ऊपर बड़ी खुल के इंशाल्लाह अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, बल्दियाती इलेक्शन इसी साल करवा रहे हैं या बल्दियाती इलेक्शन आगे ले जाने का फैसला हो गया? देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट को फैसला करने देते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। तो पंजाब गवर्नमेंट जो भी पंजाब में फैसला करेगी, सेंटर को डेफिनेटली सेंटर से सपोर्ट करेगा। उनको पता है सूबे में किस तरह के जो इंतजामी मामलात हैं, या आपके सामने कोविड है, स्कूल अभी खुल रहे हैं, जो भी जिस तरह से भी वो सिचुएशन देख रहे हैं। आपको पता है कि इलेक्शन में फिर टीचर्स की ड्यूटी लगती है, तमाम चीजें हैं। तो अपने सारे इंतजामी मामलात, इंतजामी रिसोर्सेज को देखते हुए वो जो फैसला करेंगे सेंटर सपोर्ट करेगा। पंजाब से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया पीपल्स पार्टी ने कि मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला जलसा पंजाब से होगा। ये ऐसा ही है जैसे मैं कहूँ कि अब मतलब ये वैसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं अब ये ना कहते हैं कि मैंने इन्हें पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, ऐसी बात नहीं। ये आर वेरी मच पाकिस्तानी और हम उनकी पाकिस्तानियत पे नहीं बात कर रहे। लेकिन ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ जैसे मैं कहूँ मैंने अर्जेंटीना के सदर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, तो इसकी क्या फायदियत होगी मुझे बताएं। मुझे वहाँ 4 ही वोट पड़ेंगे ना अर्जेंटीना में, अगर कोई 2-4 दोस्त हुए, चाहे 4 भी ना पड़े। तो अब पंजाब में ये
क्या मतलब एक कायरा साहब वोट दे देंगे, एतजाज साहब शायद लास्ट टाइम पे ना दे, लास्ट मिनट पे। तो पंजाब में ये अंदरूनी सिंध की पार्टी या पीपल्स पार्टी, तो ये पंजाब में तहरीक से क्या फर्क पड़ना है? यानी एपीसी की किसी मूवमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या पंजाब हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एपीसी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो क्या राय रखते हैं, ये जो एक दो दिन के बाद डेवलपमेंट हुई है उस पर क्या राय रखते हैं, और उनकी क्या राय है कि मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, और मियां नवाज शरीफ इस हवाले से किस सोच विचार पे हैं, इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी क्या राय रखते हैं। इसी पर बात करने के लिए यूएई से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाजवा साहब, सियासत के इशू पे तो बाद में बात करेंगे, पहले मुआशी और रोज़मर्रा के मामलात पे बात कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है, ऐसा दौर है जिसमें मुआशी तौर पर पूरी दुनिया को धचका लगा है। तो इस वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन से हालात से गुजर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ कि सियासत में भी बात साथ साथ होनी चाहिए और माशियत पर भी और कानूनी पर भी बात होनी चाहिए। अभी आपके सामने है कि तब्दीली सरकार ने माशियत का क्या हाल कर दिया है, इकानमी का क्या हालत कर दिया है, और मुल्क को मैं समझता हूँ कि तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। जिस इस वक्त मैं समझता हूँ गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आटा चीनी की कीमत क्या हो गई है, गंदम की क्या हो गई है, पेट्रोल की क्या हो गई है, डॉलर की क्या हो गई है, सोने का रेट कहाँ पहुंच गया है। तो मैं समझता हूँ गरीब आदमी तो दरबदर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क बदतरीन हालात में है। जितनी जल्दी हो सके तब्दीली सरकार की हुकूमत को जाना चाहिए और तब्दीली आनी चाहिए पाकिस्तान। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तो पाकिस्तानी हुकूमत कहती है हमने बहुत कुछ किया है। इस वक्त मैं समझता हूँ ना सिर्फ यूएई में, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और ईरान और इराक से मुझे डेली राब्ता किया जा रहा है। और लोग जो पीटीआई के बहुत मतवाले थे, जो पीटीआई के बहुत चाहने वाले थे, यकीन कर जोक दर जोक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं और हर रोज शामिल हो रहे हैं। मेरे भाई, ये कहाँ इन्होंने दिया है? मुझे ये बता दें, आप मियां नवाज शरीफ के बड़े करीब तरीन है और नवाज शरीफ के करीबी साथियों में आपका शुमार होता है। मियां नवाज शरीफ साहब क्या इस साल में या अगले साल में पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं? राणा अजीम साहब, बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। तो आपको वो वक्त 2018 का राणा अजीम साहब याद होगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2018 में उस वक्त पाकिस्तान वापस आए, जब उनकी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज शदीद बीमार थी, बिस्तरे मर्ग पर थी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो मेरा कायद है कि जो अपनी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज को साथ लेके पाकिस्तान वापस आए। अब कब आ रहे हैं बाजवा साहब? अब बिल्कुल हो गए। लेकिन मेरी बात सुनने राणा साहब, मेरी बात, अब वो वक्त है कि हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो 75 प्लस उनकी एज है और मियां नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं। एक नहीं, आपके सामने उन डॉक्टरों की रिपोर्ट है, वो पाकिस्तानी डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि उनको कितनी बीमारियां लाहक हैं। लेकिन मैं समझता हूं मेरा, कारकुनों का और तमाम वोटर का और हमारी मर्कज़ी क़यादत का ये इसरार है कि जब तक मियां साहब बिल्कुल तंदुरुस्त ना हो, पाकिस्तान वापस हम नहीं आने देंगे। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सेहतयाब होंगे और वो बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से रोकने में मुस्लिम लीग नून की क़यादत और रहनुमाई किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही शोर डालते हैं, कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने शोर डाला कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान ना आने के लिए हुकूमत चाह रही है कि वो ना ही आए। तो फिर क्या हुकूमत चाह रही है या आप चाह रहे हैं वो भी ना आए? और ये कितना अरसे तक तंदुरुस्त हो जाएंगे? वैसे ये मेरी बड़ी जबरदस्त सवाल किया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ की शख्सियत से प्यार है और मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से मोहब्बत है, प्यार है, और वो प्यार का रिश्ता उन्होंने निभाया है पाकिस्तान से। तो फिर पाकिस्तान में इलाज क्यों नहीं कराते? पाकिस्तान आना चाहते हैं। हम लोग
उनको नहीं आने दे रहे क्योंकि वो बीमार हैं, उनकी शख्सियत बहुत अजीम है, उन्होंने ही पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इसलिए वो पाकिस्तान ठीक होंगे तो आएंगे। चले, आपकी तरफ से इजाजत कब तक मुतवक्के है? पीटीआई की बात, पीटीआई सिर्फ शोर डाल रही है, मेरी बात सुने राणा अजीम साहब, पीटीआई शोर डाल रही है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई जब दिल से कहेगी जब मियां नवाज शरीफ आएंगे तो पीटीआई तार तार हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। बहुत शुक्रिया एहसान उल हक बाजवा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राणा अजीम साहब को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।